अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पे भी 10 नंबर का क्वेश्चन बड़ा आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन बड़ा बनता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, उसी तरह से बड़ा क्वेश्चन बनता है हाइब्रिडाइजेशन पे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, आपने 12th में पढ़ रखा है, उसी को थोड़ा सा विस्तारित रूप है। तो सहसंयोजक बंध जब बनता है तो हम देखते हैं कि कई बार उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में उतनी नहीं होती जितने उसको बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। तो जब ऐसा केस आ जाता है कि जब बंध तो बनाने हैं 4 और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास में केवल 2 हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो भी एटम है उस एटम को क्या करना पड़ता है, उसके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अब जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट यानी उसकी निम्नतम अवस्था, और निम्नतम अवस्था से वो उत्तेजित अवस्था में जाएगा, तो ऐसे में क्या होता है कि जो उसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड हो जाते हैं। तो पेयर्ड यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अनपेयर्ड यानी अयुग्मित हो जाते हैं। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन जब अयुग्मित होंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सहसंयोजक बंध बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो संकरण का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ बॉन्ड के बराबर हो जाएगी तो फिर वो संकरित हो जाते हैं, और संकरित जब होते हैं तो हमेशा वो ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो संकरित जो कक्षक होते हैं वो असंकरित कक्षकों से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी, संकरित कक्षकों की जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो थोड़ी सी लो होती है। तो ऊर्जा में कमी आ जाती है, जब ऊर्जा में कमी आएगी तो स्थायित्व में वृद्धि होगी। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट संकरण, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब ये देखो बता रखा है इसके अंदर विथ एग्जाम्पल, और ये क्वेश्चन नंबर 5 बता रखा है, संकरण की परिभाषा देते हुए संकरण की मूलभूत अभिधारणाओं पर टिप्पणी कीजिए। इसमें 5 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन कई बार ये बड़ा क्वेश्चन 10 नंबर का भी आता है, जब उसके अंदर साथ में सिग्मा और पाई बॉन्ड को समझाते हुए संकरण की परिभाषा देते हुए, तो इस तरह से इसको बड़ा भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये देखिए एग्जाम्पल दे रखा है कि संकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे बेरिलियम की जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, निम्न अवस्था। लेकिन हमको BeH2 के अंदर जैसे 2 बॉन्ड बनाने हैं तो हमको 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, ये बेरिलियम उत्तेजित अवस्था में जाएगा, और उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, जो इसका वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल कौन सा है, 2s2। तो जो इसका संयोजी कोश है, उस संयोजी कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये अनपेयर्ड हो जाएंगे, और अनपेयर्ड होने से क्या होगा, 2s तो है ही, 2s के साथ में 2p भी हमेशा खुला हुआ होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन 2s में रहेगा, एक 2p में चला जाएगा, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब BeH2 के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है, तो हम आराम से उसके अंदर 2 बॉन्ड बना सकते हैं। इस तरह से बोरोन की बात करें तो बोरोन के पास में उसकी ग्राउंड स्टेट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हमको बनाना है BH3 मॉलिक्यूल। अगर BH3 बनाना है या BCl3 बनाना है तो हमको क्या चाहिए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, ये जो 2s2 जो कि युग्मित है वो अयुग्मित हो जाएगा। जब ये अयुग्मित होगा तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मिलेंगे, एक पहले से ही है, तो कितने हो गए, 1s2, 2s1, 2p1 और 2p1, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया। तो 3 सहसंयोजक बंध हम बना सकते हैं। इस तरह से कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास में जो निम्नतम ग्राउंड स्टेट है उसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब हम इस 2s2 जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है उसको अयुग्मित करेंगे तो हमारे पास में 1 2 3 4 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, 4 सहसंयोजक बंध बनेंगे, तो CH4 बन जाएगा। तो उत्तेजित अवस्था के इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से इन तत्वों की संयोजकता की व्याख्या होती है कि कितने संयोजी संयोजकता का वो बॉन्ड बना सकता है, कितने संयोजकता वाला मॉलिक्यूल बनेगा, उसमें क्या उसकी संयोजकता है, ये सब अपन को इस एक्साइटेड स्टेट से पता लग जाती है। तो इन संयोजकताओं को, समानताओं को समझाने के लिए पॉलिंग ने संयोजकता बंध सिद्धांत में संकरण की संकल्पना की। हमने जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको मैंने बताया था कि कुल मिला के 6 उसके अंदर जो है साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए हैं, और उसमें से पॉलिंग ने एक और चीज़ उसमें एडिशन, पॉलिंग और स्लेटर ने और बताया था कि संकरण के बारे में बताया था। पॉलिंग और स्लेटर ने 3 चीज़ों का इंक्लूजन किया था, एक तो संकरण के बारे में बताया था, एक बताया था दिशात्मक गुण के बताया था। तो ये जो संकरण की परिभाषा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि संकरण की परिभाषा क्या है, और इस संकरण की जो परिभाषा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार इसको आपने समझ लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो परिभाषा है,
लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृतियों के कक्षक। अब इस लगभग समान ऊर्जा से क्या मतलब है? लगभग समान ऊर्जा से मतलब ये है कि जो भी कक्षक संकरण में भाग लेंगे उनका मुख्य ऊर्जा स्तर यानी n का मान समान होना चाहिए। जैसे 2s वाला हमेशा 2p के साथ ही संकरण होगा, ये नहीं है कि 2s वाला जो है वो 3s या 3p के साथ में संकरित हो जाए। तो लगभग समान ऊर्जा किसकी होगी? 2s और 2p की हो सकती है, लेकिन 2s और 3s की एनर्जी लगभग समान नहीं होगी। तो लगभग समान ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? लगभग समान ऊर्जा का मतलब ऑफ द सेम शेल, एक मुख्य ऊर्जा स्तर के ही ऑर्बिटल होने चाहिए, लेकिन भिन्न भिन्न आकृति के। जैसे भिन्न भिन्न आकृति कौन से हैं? एस जो है वो वृत्ताकार, पी कैसा है? डम्बल शेप का है। इसी तरह से यहाँ देखिए आप, ये एस कैसा होगा? ये मतलब यहाँ पे संकरण कर रहे हैं अपन, तो ये एक एस जो है वो तो वृत्ताकार, ये बाकी 3 पी कैसे हैं? डम्बल शेप के हैं। तो भिन्न भिन्न आकृति हो गई। और इनकी जब अगर अपन बात करें ऊर्जा की, तो 2s की एनर्जी थोड़ी कम होती है, मतलब ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये जो है वो सब समान एनर्जी के हैं। सो 2s और 2p की एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये लगभग समान ऊर्जा के हैं। बिकॉज यहाँ भी जो मेन एनर्जी लेवल n का मान 2 है, यहाँ भी एनर्जी का मान n का मान 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सब लगभग समान ऊर्जा के हो गए। इनकी आकृति डिफरेंट है, इसकी आकृति वृत्ताकार है, इसकी डम्बल शेप है। तो लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृतियों के कक्षक अपनी ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन अब्रों का पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो इनकी एनर्जी है और इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में क्या होगा? उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षक बनते हैं। इन कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं और इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। तो देखो, लगभग समान ऊर्जा के भिन्न भिन्न आकृति के कक्षक अपनी ऊर्जा का और इलेक्ट्रॉन अब्र का पुनर्वितरण करेंगे। उस पुनर्वितरण से हमको उतनी ही संख्या में, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आ गई, उतनी ही संख्या में, मतलब अगर 4 ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रहे हैं तो संकरित कक्षक भी 4 बनेंगे। अगर 3 भाग ले रहे हैं तो संकरित कक्षक भी 3 बनेंगे। अगर 2 ही भाग ले रहे हैं तो संकरित कक्षक भी 2 ही बनेंगे। तो उतनी ही संख्या, मतलब जितने कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं उतनी ही संख्या में जो संकरित कक्षक बनेंगे। और वो संकरित कक्षक कैसे होंगे? ये भिन्न भिन्न आकृति के, भिन्न भिन्न ऊर्जा के थे, ये समान ऊर्जा के होंगे। ये भिन्न भिन्न आकृति के थे, लेकिन अब ये समान आकृति के होंगे। तो संकरण के पश्चात क्या चेंज आएगा? जो लगभग समान ऊर्जा के थे वो समान ऊर्जा के हो जाएंगे, जो भिन्न भिन्न आकृति थे वो समान आकृति के हो जाएंगे। तो संकरण में क्या हुआ कि सबको समान बना दिया। हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा? जो डिफरेंट थे उनको सबको हमने क्या कर दिया? सेम कर दिया, और इन्हें हम संकरित कक्षक कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इसकी डेफिनेशन दे रखी है। सो इफ द ऑर्बिटल्स ऑफ approximately same energy and of different geometry redistributes their energy and electron cloud, then they form orbitals of same energy and same geometry in the same number, and these are called as hybridized orbitals, and this process is called as hybridization. अब आता है व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदु क्या हैं? संकरण अगर होगा तो कैसे होगा? तो संकरण के आवश्यक बिंदु, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? तो पहला, एक ही तत्व के परमाणु या आयन लगभग समान ऊर्जा के कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया लगभग समान ऊर्जा क्या होती है। तो लगभग समान ऊर्जा मतलब जहाँ पर n का मान सेम हो। 3s 3p 3d तीनों आपस में संकरित हो सकते हैं। 4s 4p 4d 4f आपस में संकरित हो सकते हैं, लेकिन 3s और 4p नहीं हो सकते, 2s और 4d नहीं हो सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको संकरण करना है तो जो भी ऑर्बिटल लेने हैं वो एक ही ऊर्जा स्तर के होने चाहिए हैं, यानी उसमें n का मान जो है वो मुख्य ऊर्जा स्तर का मान समान होना चाहिए। तो एक ही तत्व के परमाणु या आयन के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। फिर संकरण में भाग लेने वाले शुद्ध कक्षकों की संख्या के तुल्य ही नए संकरित कक्षक बनते हैं। यानी अगर संकरण में 4 कक्षक भाग ले रहे हैं तो संकरित कक्षक भी 4 बनेंगे। ये अपन ने पहले समझ ही लिया डेफिनेशन के दौरान। फिर उसके बाद आता है कि एक ही तत्व विशेष के संकरण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कार्बन है, तो कार्बन जो है
sp हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकता है जो कि एसिटिलीन के अंदर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एथिलीन के अंदर, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन इथेन के अंदर। सो एक ही कार्बन है संकरण जो हो रहा है वो कार्बन का ही हो रहा है, लेकिन चूंकि पहले वाले संकरण में केवल दो संकरित कक्षकों ने भाग लिया तो वहाँ पर sp संकरण हो गया, यहाँ पर sp3 ने भाग लिया, sp2 संकरण हो गया, यहाँ पे 4 ने भाग लिया तो sp3 संकरण हो गया। तो अलग एक ही तत्व विशेष के जो एक परमाणु हैं वो अलग अलग संकरण में भाग ले सकते हैं। फिर संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होने के कारण प्रबल बंध बनाते हैं, यानी जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो दिशात्मक था, वो पाई बॉन्ड से प्रबल था, लेकिन ये जो संकरित कक्षक है ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, इसीलिए वो जो परमाणु हैं वो संकरित कक्षक में, जो कक्षक हैं वो संकरित कक्षक में कन्वर्ट होते हैं। फिर उसके बाद में आता है संकरण में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेकर कक्षक भाग लेते हैं। अब वो कक्षक कौन कौन से हो सकते हैं? संकरण में रिक्त कक्षक भाग लेते हैं, अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं और पूर्णपूरित भाग लेते हैं। तो अभी तक जो एग्जाम्पल मैंने बताया उसमें मैंने आपको अर्धपूरित का ही बताया। जैसे यहाँ पे क्या था, ये अर्धपूरित कक्षक है 2s1 यानी आधा भरा हुआ है, 2p1 तो ये अर्ध मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और जब भी संकरण होगा तो उसमें एक जो कक्षक होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अगर उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट है, तो वो कहलाएगा रिक्त कक्षक। अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा है तो वो अर्धपूरित कहलाएगा, और उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाएगा? पूर्णपूरित। तो इस तरह से हमेशा ये अपन को ध्यान रखना है कि संकरण में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेके कक्षक भाग लेते हैं, और वो कक्षक 3 प्रकार के हैं, रिक्त, अर्धपूरित और पूर्णपूरित। यानी in hybridization electron does not take part but orbitals take part in hybridization, and these orbitals can be empty, they can be half filled, they can be fully filled। फिर उसके बाद में परस्पर प्रतिकर्षण के कारण ये हमेशा त्रिविम यानी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है उसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब बनेगा तो उसके अंदर ये अधिकतम दूरी पर रहेंगे, और अधिकतम दूरी पर रहने के साथ साथ ये दिशात्मक भी होते हैं, तो इनका बंध कोण भी निश्चित होता है, ज्यामिति भी इनकी निश्चित होती है। सो बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करते हैं, और जब बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से ये त्रिविम के अंदर अधिकतम दूरी पर रहेंगे ताकि रिपल्शन कम से कम महसूस हो। तो अधिकतम दूरी पर चले जाएंगे और उससे उनका बॉन्ड एंगल निश्चित हो जाएगा, उससे उसकी ज्योमेट्री भी निश्चित हो जाएगी, ज्यामिति भी निश्चित हो जाएगी। तो हम कहते हैं जैसे sp3 जैसे ही बोला हमने, तो sp3 बोलते हैं हम क्या बोलते हैं कि समचतुष्फल की आते हैं, यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल होती है, sp2 के अंदर हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर होती है, sp3d के अंदर हम क्या देखते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, sp3d2 के अंदर हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यानी अष्टफल की ज्यामिति होती है। तो ये क्यों होती है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहना चाहेंगे, और उस वजह से उसके अंदर निश्चित बंध कोण हो जाएगा, उसकी ज्यामिति जो है वो भी निश्चित हो जाएगी, और हम डिसाइड कर पाते हैं कि किस के साथ में कौन सा ज्योमेट्री होगी। फिर एक और पॉइंट है, पाई बंध संकरण में भाग नहीं लेते हैं और इसलिए ज्यामिति को प्रभावित नहीं करते, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बताते हैं कि संकरण की मूलभूत अभिधारणाएं यानी उसकी आवश्यक बिंदु क्या क्या हैं। तो ये सब आपको याद रखने हैं। जब कभी भी आपसे पूछा जाता है संकरण के बारे में विस्तार से टिप्पणी कीजिए, तो उसके अंदर आपको ये सब बताना है। फिर ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको बता रही है कि हाइब्रिडाइजेशन, एक तो संकरण, ठीक है, फिर उसके बाद में कुल इलेक्ट्रॉन युग्म, फिर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड होंगे, या उसकी शेप को डिसाइड करेंगे, है ना। सो शेप को डिसाइड इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जब को भी होंगे, लोन पेयर होंगे, तो उसकी शेप डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो वो डिस्टॉर्शन कैसे होता है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल जिसमें आएंगे पाई बॉन्ड भी हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप देखिए रेखीय ज्यामिति, बंध युग्म 2 होते हैं यानी 2 बॉन्ड बनते हैं, और रेखीय ज्यामिति होती है। उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं BCl2 CO2 NO2, ये सब अपन एक एक एग्जाम्पल इसका देखेंगे बाद में। फिर आते हैं अपन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 3 बंध युग्म होंगे, जो नंबर ऑफ लोन पेयर है वो 0 होंगे,
और जब लोन पेयर नहीं होता है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन जैसे ही लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर आते ही क्या हो गया, उसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, ट्राइगोनल से वो एंगुलर ज्योमेट्री उसके अंदर हो जाती है, यानी इन्वर्टेड वी शेप उसकी हो जाती है। और वो एग्जांपल है SnCl2 PbCl2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SnCl2 एंड PbCl2 का कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और जिनके अंदर एक भी अनपेड एकाकी इलेक्ट्रॉन नहीं है वो है BH3 BO3 3- BX3 NO3 CO3। ये अपन एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। अच्छा, उसके लिए अपन को ये याद रखना बहुत जरूरी है, जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, इन पी ब्लॉक्स एलिमेंट के आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, पी ब्लॉक एलिमेंट के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होने चाहिए। जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए, जैसे अब SN आ गया, तो SN आते ही आपको ये पता होना चाहिए कि SN का जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है वो 50 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा SN का, PB का, तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम है कि आपको ये देखना है कि पी ब्लॉक एलिमेंट में ये कहाँ पे आ रहे हैं। अब जैसे इसके अंदर बात करें तो ये कार्बन समूह का है। जब कार्बन समूह का है तो कार्बन का कितना है, कार्बन का 2s2 2p2 है। तो सिलिकन का हो गया 3s2 3p2, जर्मेनियम का हो गया 4s2 4p2, तो इसका हो गया 5s2 5p2। तो ये इसका जो वैलेंस शेल है, मतलब SN50 का जो वैलेंस शेल है वो होगा 5s2 5p2। तो 5s2 5p2 यानी इसके पास में भी दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन के पास जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उतने सिलिकन के पास होंगे, जर्मेनियम के पास होंगे, इसके पास होंगे, टिन के पास होंगे। तो इसलिए आप देखो जब SN की बात आ रही है तो PB भी उसके साथ में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको उसका एटॉमिक नंबर, हमको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा पता होना चाहिए। तो जब अनपेड लोन पेयर नहीं है तब तक तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर है। जैसे ही एक लोन पेयर आया उसकी ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल पिरामिडल। जैसे ही दो लोन पेयर आ गए उसकी ज्योमेट्री हो गई कोणीय यानी एंगुलर ज्योमेट्री। अगर तीन लोन पेयर आ गए तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, तो जो चतुष्फलकी था वो कैसा हो गया, लीनियर हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने उसके अंदर लोन पेयर हैं, कितने उसके अंदर बॉन्ड पेयर हैं। फिर उसके बाद आता है sp3d। sp3d के अंदर कितने बॉन्ड बनते हैं, 5। अगर पाँचों के पाँचों उसके अंदर जो है सिग्मा बॉन्ड है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। उसके एग्जांपल PCl5। ये एग्जांपल सारे देख लेना, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस एग्जांपल्स के इसी में से, इस टेबल में से ही क्वेश्चन आएगा, जो भी आएगा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने लगभग जितने भी हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन हैं वो सब इसमें ले लिए हैं। तो जितने एग्जांपल्स अभी तक आए हैं वो सब इसमें हैं, तो इसको आप एक एक को करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और यू विल बिकम एक्सपर्ट। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति, फिर उसके बाद में अनियमित चतुष्फल की ज्यामिति, फिर उसके बाद में मुड़ी भी यानी बेंट टी आकृति, और लास्ट वाला आ रहा है जिसके अंदर तीन लोन पेयर हैं उसके अंदर रेखीय ज्यामिति। फिर जब sp3d2 की बात करते हैं तो अष्टफल की ज्यामिति उनकी रेगुलर ज्यामिति है, लेकिन लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आते ही उसकी ज्यामिति हो गई वर्गाकार पिरामिडीय। दो लोन पेयर आ गए तो कैसी हो गई, वर्गाकार समतलीय। और इसी के बाद आता है sp3d3। तो हाइब्रिडाइजेशन कितने दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर देयर। तो ये सभी तरह के हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होना चाहिए। रेगुलर ज्योमेट्री सबकी पता होनी चाहिए कि रेखीय होती है, फिर उसके बाद में समतल त्रिभुजी होती है, उसके बाद में चतुष्फल की होती है, उसके बाद में अष्टफल की होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है, और एक होती है आपकी 7 के अंदर पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। दीज आर द रेगुलर ज्योमेट्री। लेकिन जैसे ही लोन पेयर आ गया तो वो ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ज्योमेट्री तो डिस्टॉर्ट होगी, उसके साथ साथ उसका बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको बॉन्ड एंगल नहीं बता रखा है, बॉन्ड एंगल भी सबका फिक्स होता है। जैसे रेखीय है तो 180, क्योंकि दो को हम अगर अधिकतम दूरी पर रखना चाहेंगे तो कितना होगा उसके बीच में बॉन्ड एंगल 180 का। अगर तीन है तो कितना होगा, तीन अगर हैं और उसको अगर अपन अधिकतम दूरी पर रखना चाहते हैं तो 360 को अपन 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक बिंदु पर जो बनता है बॉन्ड वो कितने का बनता है, 360 का। और अगर तीन है बॉन्ड बनाने तो उसको 3 से डिवाइड कर दिया तो 120 डिग्री का एंगल आएगा। तो जब कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120। लेकिन जैसे ही लोन पर आएगा तो वो 120 से कम हो जाएगा। इसी तरह से चतुष्फल की 109 डिग्री 28 मिनट्स, फिर वो कम हो जाएगा। फिर जब उसके अंदर लोन पेयर आएगा तो फिर और कम हो जाएगा, दो लोन पेयर आएंगे तो, बिकॉज लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड पेयर को धक्का देके उसकी जो बॉन्ड एंगल की साइज़ है उसको कम कर देता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि
त्रिकोणीय द्विपिरामिडी के अंदर आपके पास में दो बॉन्ड एंगल होंगे। एक तो त्रिकोण जो है उसके अंदर 120 का बॉन्ड होगा और उसके परपेंडिकुलर जो पिरामिड बन रहा है वहाँ पर जो बॉन्ड है 90 डिग्री का होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं अष्टफल की ज्यामिति, इसके अंदर एक ही तरह का बॉन्ड एंगल होता है, वो 90 डिग्री का। फिर आता है पंचभुजी द्विपिरामिडी, यहाँ पे भी दो तरह के बॉन्ड एंगल होंगे, एक बॉन्ड एंगल होगा 72 का, एक होगा 90 डिग्री का। तो इस तरह से आज हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक तो पढ़ा अतिव्यापन के बारे में, एक सिग्मा अतिव्यापन से हमको दो तरह के बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड, उनके अंतर के बारे में पढ़ा। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आज के इस लेक्चर में कि सिग्मा और पाई बंध में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो वो सारणी आपको पूरी बतानी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी अपन ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो फीचर्स हैं, मुख्य अभिधारणाएं हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपन ने पढ़ी। और उसके बाद में जब संकरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो संकरण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या रेगुलर ज्योमेट्री होती है, क्या उनके अंदर बॉन्ड एंगल होते हैं, ये सब आज अपन ने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बाद, उसके अंदर हम इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे कि हमको किसी भी अणु के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है तो कैसे हो रहा है, उसकी रेगुलर ज्योमेट्री कैसे आ रही है, उसका बॉन्ड एंगल कैसे आ रहा है, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके मैं तरीके आपको बताऊंगा। तो जितने एग्जाम्पल यहाँ पर शो हैं इस टेबल के अंदर, जितने एग्जाम्पल हैं वो सब अपन एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।